हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होप के आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और जहां आज हम पढ़ने वाले क्या हैं कि जो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था 1 जून 2025 को। और हमारा सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, तो हम यहाँ पर उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। और इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें मैंने 35 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 100 तक जो है यहाँ पर आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो डियर, चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी सोशियोलॉजी। तो करते हैं स्टार्ट। आइए डियर, करते हैं स्टार्ट। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 36? कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके तहत एक जाति के सदस्य उच्च स्थिति वाली जाति के अनुष्ठानों, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं? तो ऐसी जो सामाजिक स्थिति है वो कौन सी है, उसको क्या कहा जाता है जिसमें एक जाति के सदस्य जो है उच्च स्थिति वाली जो जाति है उसके अनुष्ठानों, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाते हैं और अपनी स्थिति को, जो सामाजिक स्थिति है उसको ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं? तो डियर, ऐसी एक सामाजिक प्रक्रिया कहलाएगी संस्कृतिकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है डियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विचारक सामाजिक परिवर्तन के जो उद्विकास सिद्धांत था उससे संबंधित नहीं है? तो डियर, उद्विकास सिद्धांत में हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट काम्ट और LH मॉर्गन जो है वो उद्विकास सिद्धांत से संबंधित हैं, लेकिन जो ओसवाल्ड स्पेंगलर जी हैं वो इस सिद्धांत से जो है संबंधित नहीं है। ठीक है डियर, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38। क्वेश्चन है, किस धर्म में जो है 5 केज धार्मिक प्रतीक पाए जाते हैं? तो डियर, हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिख धर्म में जो है 5 केज धार्मिक प्रतीक जो है पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो एक है केस, कंघा, कृपाण, कड़ा, कच्छा। तो डियर, ये हैं जो 5 प्रतीक हैं सिख धर्म के। ठीक है डियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सामाजिक परिवर्तन का जो पेंडुलर सिद्धांत था वो दिया था? तो डियर, यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन में पूछा गया है जो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स बुक है वो किसकी है? तो डियर, ये बुक है पीटरम शोरकिन की। ठीक है डियर, यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पीटरम सोरोकिन जी की बुक है कल्चरल एंड डायनामिक, नहीं, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इंडियन सोसाइटी कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डियर, हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योगेश अटल जी की ये बुक है। ठीक है डियर, तो इंडियन सोसाइटी, जो कई बच्चों को जो है डाउट हो सकता है, इंडियन सोसाइटी बुक एस.सी. दुबे जी की है, लेकिन यहाँ पर बुक है इंडियन सोसाइटी कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। इसके लेखक बताना है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योगेश अटल जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किसने कहा कि प्रगति का तात्पर्य केवल दिशा नहीं बल्कि किसी अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित होना है? तो डियर, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकवेरेपेज जी ऐसा कहते हैं। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्तरीकरण को लोगों के विभिन्न समूहों के बीच असमानताओं के रूप में परिभाषित किया है? तो डियर, क्या कहता है क्वेश्चन, जो स्तरीकरण है उसको लोगों के विभिन्न समूहों के बीच संरचित
असमानताओं के रूप में परिभाषित किसने किया है? तो डियर ये किया है टालकट पार्सन्स जी ने। ठीक है डियर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो वर्ण शब्द है इसका विशेष रूप से क्या अर्थ है, यानी इसका मीनिंग क्या होगा? जो पारंपरिक, जो पुरानी भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी उसमें एक शब्द मिलता है वर्ण व्यवस्था, तो उस वर्ण व्यवस्था में क्या कहा गया था? वर्ण व्यवस्था में वर्ण शब्द का अर्थ क्या था? तो डियर इसका अर्थ था जो कार्य के आधार पर समाज में 4 श्रेणियों का विभाजन किया गया था, उसके आधार पर समाज में 4 श्रेणियां बांटी गई थी। ठीक है डियर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख सिद्धांतों में से एक नहीं है? तो वो कौन सा है? तो डियर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है डियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें अपराध से रिलेटेड एक डेफिनेशन दी गई है और इस डेफिनेशन में ये डेफिनेशन कौन सी है? इसमें पूछा गया है कि यह परिभाषा किसने दी है? परिभाषा क्या है? अपराध देश के कानून के विरुद्ध किया गया एक दुर्व्यवहार है। तो इस प्रकार इस डेफिनेशन में काफी बच्चे जो है फर्स्ट जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि ऐसी ही एक परिभाषा लैंडिस और लैंडिस ने भी दी है। लेकिन ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर डी। गिलन एवं गिलन जी की ये परिभाषा है कि अपराध जो है देश के कानून के विरुद्ध किया गया एक दुर्व्यवहार है। ठीक है डियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सदरलैंड के अनुसार प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित एवं सम्मानित पद के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया गया अपराध क्या कहलाता है? तो डियर सिंपली पूछा गया है, घुमा फिरा कर पूछा गया है कि सदरलैंड जी ने किस प्रकार के अपराध के जो है अपराध के बारे में बताया था? तो डियर जो व्यवसाय से संबंधित जो अपराध के बारे में सदरलैंड जी ने बताया था वो बताया था सफेद पोश अपराध के बारे में बताया था कि जो सफेद पोश अपराध है वो व्यवसाय से संबंधित है। ठीक है डियर, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि अपराधी जो है जन्मजात होते हैं? तो इस प्रकार की डेफिनेशन देने वाले थे लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो जी ने बोला था जो अपराधी होते हैं वो जन्मजात होते हैं। ठीक है डियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का क्या अनुपात था? तो डियर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 940 जो है स्त्रियों की संख्या जो है 1000 पुरुषों के ऊपर बताई गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है डियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ भी एक डेफिनेशन पूछी गई है और इस डेफिनेशन में पूछा गया है कि विचलन भी समाज के लिए आवश्यक है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी कि विचलन भी जो है समाज के लिए आवश्यक है? तो ये दी थी दुर्खाइम जी की डेफिनेशन है। तो डियर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्या कहता है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है ये कब अधिनियमित किया गया था? तो डियर यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1989 में ये एक्ट आया था और लागू हुआ था 1990 में ये एक्ट लागू हुआ था। ठीक है डियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दो या दो दो या दो से अधिक राष्ट्रों या सांस्कृतिक क्षेत्र के ग्रामीण जीवन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जिस उपागम का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो डियर इस प्रकार का जो उपागम है वो कहलाता है अंतः सांस्कृतिक उपागम। ठीक है डियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अध्ययन में ग्रामीण समाज के अध्ययन में
तुलनात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया गया है। तो डियर यहाँ पूछा गया है ऐसा कौन सा उपागम है किसने अपने उपागम में जो ग्रामीण समाज का अध्ययन है इसमें तुलनात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया है। तो डियर यहाँ पर जो योगेश अटल जी हैं उनकी बुक है द चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट, इसमें जो है तुलनात्मक उपागम का प्रयोग किया गया है। के एल शर्मा द्वारा लिखित द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, इसमें भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। और जो एसी मेयर द्वारा लिखित है कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया, तो डियर इसमें भी जो है तुलनात्मक उपागम का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो जीएस घुरिये जी हैं वो तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते। उन्होंने इनकी जो बुक है एनाटॉमी ऑफ ए अर्बन कम्युनिटी, इसमें इस प्रकार का तुलनात्मक उपागम का कोई उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है डियर, इस प्रकार हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर संरचनावाद की व्याख्या करते हुए किस विचारक ने जो विखंडन की अवधारणा को रखा था। तो डियर यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डेरिडा। डेरिडा जी ने विखंडन की अवधारणा का उपयोग किया था। ठीक है डियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भारत में जनगणना ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा 1867 से 1872 के बीच प्रारंभ हुई और नियमित 10 वर्षीय या 10 की जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी। तो डियर यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1881 से जो 10 की है जनगणना थी वो आरंभ हुई थी। और ये किस के शासन में आरंभ हुई थी। तो उस टाइम शासक थे तो उस टाइम थे राल्फ लिंटन जी, सॉरी जो रिपन जी थे उनके उनके शासनकाल में 10 की जो जनगणना थी वो आरंभ हुई थी 1881 में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। तो डियर कितनी परसेंट जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 68.84% जो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। ठीक है डियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेविस और ब्लैक 1956 ने प्रजनन क्षमता को सीधे प्रभावित करने वाले कारकों को क्या कहा है। तो डियर जो सीधे प्रभावित करते हैं तो वो इस प्रकार के कारक हैं निकटतम निर्धारक। ठीक है डियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन क्या कहता है किसी जनसंख्या में प्रजननशीलता को मापने का सबसे सरलतम तरीका क्या है। तो डियर ये है अशोधित जो जन्म दर है, ये एक प्रजननशीलता को मापने का सरलतम तरीका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन लक्ष्य किस वर्ष तक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करने का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2045 तक जो है ये लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है डियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने कितने सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की रूपरेखा बनाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ का चिकित्सीय मापन अधिनियम 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कब लागू हुआ। तो डियर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1972 को ये है अधिनियम लागू हो गया था। ठीक है डियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन विश्वास करता था कि बच्चा होने का निर्णय तीन तीन चरणों जैसे कि जो जोड़े होते हैं दंपत्ति होते हैं उनकी प्राथमिकताएं इसकी जो इसकी